लोकल लेवल पे भी, फिर इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फाइनल कॉल खान साहब लॉन्ग मार्च का देंगे। मैं तो समझता हूँ उससे पहले ही हुकूमत रैप अप हो जाएगी। और बड़े आराम से लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों की जानें ली जा रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कोई लावारिस शहर है और इसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एक वक्त था जब मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के फैसले लंदन में बैठकर हुआ करते थे और लंदन से एक कॉल पर पूरा कराची बंद कर दिया जाता था और कराची की सियासत कैसे चलेगी, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, सारे फैसले वहीं पर हुआ करते थे। लेकिन वक्त और हालात ऐसे बदले कि कराची की सियासत में लंदन का नामो निशान तक नहीं रहा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की सियासत में लंदन ने एक बार फिर एंट्री मारी है और वो भी बड़े स्केल पर। जब से शहबाज शरीफ एंड कंपनी इक़्तिदार में आई है, मुल्क के तमाम बड़े फैसले। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। इस्लामाबाद में नहीं बल्कि लंदन में किए जा रहे हैं। मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, करोड़ों लोग बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं और आवाम का दर्द रखने का दावा करने वाले, उन्हें रिलीफ देने वाले, महंगाई मुकाने वाले खादिमे जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ की राह तक रहे हैं। और जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ जो दुनिया भर से पाकिस्तान के सलाम मुतासरीन की इमदाद की अपील कर रहे थे, मुल्क के अवाम से आगे आने की इल्तिजा कर रहे थे, वो खुद अपनी शाह खर्चियों कम करने के लिए तैयार नहीं और मुल्क के गरीब आवाम के करोड़ों रुपए खर्च करके दर्जनों बुजुर्ग को 7 मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए अब 2 रोज़ा दौरे पर लंदन में मौजूद हैं। लेकिन शायद मलका की आखिरी रसूमात में शिरकत तो एक बहाना है, असल मकसद तो मियां नवाज शरीफ का हुक्म बजा लाना है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन में अपने बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें किसी भी किस्म के दबाव के बावजूद आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने पर इत्तेफाक किया गया है। और खबर यह भी है कि मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नवंबर में होने वाली अहम तैनाती के हवाले से भी तबादले ख्याल किया गया है। और साथ ही मियां साहब ने अपने छोटे भाई को एक बार फिर से पंजाब में हुकूमत को तब्दील करने का टास्क भी दिया है। अब नाजरीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वज़ीर आज़म किस हैसियत से मुल्क के अहम फैसलों पर मियां नवाज शरीफ से मुशावरत कर रहे हैं। ये सब फैसले क्या नवाज शरीफ की मुशावरत से किए जाएंगे? क्या लंदन से बैठकर हमारा मुल्क चलेगा? क्या एक सजा याफ्ता शख्स 22 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल के फैसले का हक रखता है? आप मुझे बताएं। और अगर आवाम के लिए मियां साहब के दिल में इतना ही दर्द है और आवाम का उनको इतना ही ख्याल है और मुल्क के हालात को लेकर वो इतने ही परेशान हैं, तो वो पाकिस्तान वापस आकर सियासत क्यों नहीं करते? दूसरी जानिब शहबाज शरीफ जो मुल्क के वजीर आजम हैं, जिन्होंने मुल्क के फैसले अपनी काबीना के साथ बैठकर करने हैं, वो किस हैसियत से और किस कानून के तहत मुल्क के आम मामलात पर मियां नवाज शरीफ से मुशावरत कर रहे हैं? और अगर इन तमाम अहम मामलात पर मुशावरत मियां नवाज शरीफ से ही करनी थी, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी काबीना किस काम के लिए बनाई है? क्या मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना सिर्फ इत्तेहादियों को नवाजने, मजे उड़ाने और बदहाल मुआशी मुल्क का खाली खजाना मजीद खाली करने के लिए बनाई गई है? वो तमाम सवालात हैं जिस पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और ज़ाहिर इस सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। जब मुल्क मुआशी ज़बू हाली से गुजर रहा है, तो इन मुआशी मुश्किलात को दूर कौन करेगा? क्या वाकई हमारी हुकूमत की तवज्जो हमारे मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल करने पर है? क्या हमारे हुकूमत की तवज्जो इस बात पर है कि आवाम आज किस मक्की में पिस रहे हैं? आज हमें सैलाब का सामना है, आज हमें शदीद महंगाई का सामना है, तो ये मामलात किसने हल करने हैं? क्या ये फैसले लंदन से ही होंगे? और सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि आज इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा था, उससे दहशतगर्दी की दिफात निकालने का जो ख़त्म करने का हुक्म है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। तो उसी सारी सूरत हाल पर हम आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़ी साहब, कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही है जुल्फ़ी बुखारी साहब को मेरी? जी आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आई। जी जुल्फ़ी साहब, अब जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा, आपको ही पता है कि वज़ीर आज़म साहब लंदन में मौजूद हैं, जहाँ पर बड़े अहम फैसले हो रहे हैं, जिसमें आप लोगों की हुकूमत है पंजाब में, उसको गिराने पर, नवंबर में अहम तैनाती पर, मुल्क के मुआशी मसाइल पर
सारे फैसले और सारी गुफ्तो-शुनीद और सारे मशवरे लंदन से लिए जा रहे हैं। जरा इस पर अपना मौक़िफ़ दीजिएगा आप पहले। देखिए, हमने तो पहले से और सबसे पहले इमरान खान साहब ने ही बोला था कि बड़ी अफसोस की बात है कि अभी जो वज़ीर आज़म जब शहबाज शरीफ बने, ये सारी अपनी डायरेक्शन लेंगे लंदन से। अब स्टेट सीक्रेट एक्ट भी है, वो एक्ट में भी असूल भी हैं कि आप ऐसे सीक्रेट जो स्टेट के आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। वाज़ेह तौर पे हर इंसान को पता है कि ये अभी नवाज शरीफ से हर चीज शेयर भी होनी है, बतानी भी है, डायरेक्शन भी लेनी है। मैंने आज सुबह ट्वीट भी किया कि बड़ी अफसोसनाक बात है, इन्होंने अब आगे जाके मतलब है कि आर्मी चीफ का भी बहुत बड़ा फैसला है कि इसको लेके आना है। चीफ अवामी साहब इस मुल्क का मतलब बहुत ही अहम फैसला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिर भी वहां से जाके सोचे कि नवाज शरीफ जो जिस तरीके से वो फौज की और चीफ साहब के बारे में बात करते थे, एक बात। दूसरी बात उनकी जो वैसे ही उनके अंदर जो खिलाफ एक बोझ भरा हुआ है कि 3 दफा उनके साथ जो हुआ है, तो उस वजह से वो इतने एंटी मैं कह सकता हूँ आर्मी है। तो वो अपने भाई के साथ मशवरा करेंगे कि अगला किसको बनाना है, और बनाने के रिक्वायरमेंट भी देखें ना, ये भी देखें ना जो हमारे लाए अमल पे चले, जो हमारे केसेस माफ करे, जो हमारे करप्शन के केसेस आगे नैब पे ना लेके आए, आगे ना लेके आए, वो नैब पे तो उन्होंने वापस ले ही लिए, लेकिन जो हम पे एक्शन ना ले। तो जो लोग जो हमारे जो शहीद हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, बॉर्डर पे हर जगह पे काम में, मतलब जैसे भी आप फौज में जैसे होता है और जिस तरीके से दिलेरी से वो काम करते हैं, उनके आने वाले जो हमारे सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं आप कह सकते हैं, वो उनकी तकदीर नवाज शरीफ के हाथ में से में बैठ के होगी। उनकी इंस्टीट्यूशन की तकदीर जिसके साथ हमारा मुल्क लिंक है। ये कहना कि पॉलिटिकल लाइफ और फौज की बिल्कुल डी लिंक है, ये भी ऑब्वियसली सच नहीं है। सच ये कि बिल्कुल इंटरलिंक है। और ना सिर्फ ये बल्कि जो 22 करोड़ आवाम हैं वो जिस मुश्किलात का शिकार हैं, जिस महंगाई की चक्की में वो आज पिस रहे हैं, उनके फैसले लंदन में हो रहे हैं, ये कितने अफसोस की बात है। इंतहाई अफसोस की बात है जी। वहां से हिसाबदार अपनी फाइनेंस पॉलिसी भेजेगा, वो मिस्टर इस्माइल को यहाँ भेजेगा, उन दोनों की एग्रीमेंट होगी, जिससे कि अवाम महंगाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, महंगाई जा रही है, इससे आप वापस नहीं आ सकेंगे, चाहे जो भी हो। अगर आगे आपके दिसंबर में आपके सकूक बॉन्ड की भी केस ड्यू है, वो आप उसको डिफॉल्ट करने में कोई वक्त उस रास्ते पे कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो इस वक्त जिस किस्म की महंगाई है, ये कभी भी पाकिस्तान में इस किस्म की महंगाई नहीं हुई। और एक तरफ तो होता ना कि ये महंगाई है, लेकिन अब हम इस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, इसमें ज्यादा हम लेके आएंगे, इसको हम बेहतर कर सकेंगे, वो भी नहीं है। ना तो कोई इकोनॉमिक रिकवरी प्लान वापस इनने कोई दिया है कि जी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हम कैसे क्राइसिस को कैसे अरेस्ट कर रही है, कैसे निकलेंगे इससे। ना तो कोई सेक्टर या इंडस्ट्री आगे जाने की कि वो बेहतर हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगली हुकूमत होगी, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। मेरे साथ ही रहिए फारिस साहब। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं कि किस तरीके से लंदन में फैसले हो रहे हैं, मुल्क के अहम फैसले, अहम मुशावरतें जो कि लंदन में की जा रही हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, ज़ाहिर इमरान खान साहब पर कई मुकदमात हैं और दहशत गर्दी की दिफात निकल गई हैं मुकदमे से। एक तो उसको कैसे देखते हैं, दूसरे पीटीआई का रोड मैप क्या है। अगर सितंबर के महीने में ही जो फाइनल लॉन्ग मार्च है वो होगा, मुकदमात भी हैं, तमाम लोगों पे मुकदमात हैं, खुद इमरान खान साहब पे काफ़ी मुकदमात हैं। इन चीज़ों को लेके पीटीआई का रोड मैप क्या है, किस तरह लेके चलनी है सब चीज़ें। देखें, आज जो टेररिज्म का ख़ास तौर पे जो चार्ज ड्रॉप हुआ है वो बहुत अहम था, इसलिए क्योंकि उस पर केस ही नहीं था, मतलब उसका केस बनता ही नहीं था। जो आपने देखा था कि
अतर मनीला साहब के जो रिमार्क्स थे जी, वो बिल्कुल यही थे कि ये तो है ही नहीं और मिस यूज़ किया गया है। तो आप सोचें कि एक सिटिंग हुकूमत की इतनी बेइज्जती की मकाम है, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ हमारे लोकल लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनली भी यू हैव सीन कि कई मुल्कों ने इसके ऊपर कमेंट किया है, मुल्कों के मीडिया ने। और अब कोर्ट्स कह रहे हैं कि ये तो बनता ही नहीं था, ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब था। तो ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स थे, ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स ये हैं कि जी हम किसी तरीके से आपको -1 कर देंगे, किसी तरीके से आपकी पार्टी पे प्रेशर डाल के उसको तोड़ देंगे, किसी तरीके से हम नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे। तो दीज ऑल प्रेशर टैक्टिक्स जो एक से एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं और काम नहीं कर रहे। चाहे अरेस्ट था, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ था, आप देखें खान साहब के ऊपर ये FIRs थे कितने ज़्यादा, कई ऐसी चीज़ें थी जो उनने तोशा खानम का था, मतलब आप जो मर्ज़ी निकाल के देखें ने किस किस्म के प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं और कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि आप देख रही हैं कि जितना ये कोई नई गिरी हुई हरकत करते हैं उतनी ज़्यादा आवाम निकलती है, उतनी ज़्यादा आवाम खान साहब को सुनती है और आगे जाने के चक्कर में है। वो तो खान साहब की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनने अपने ताकत का उनने बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाया उस तरीके से कि वो कोई रोड्स पे कोई कानून के बाहर कोई ऐसी कोई हरकत हो। लेकिन ये है कि लॉन्ग मार्च हमारा हक है। पिछली दफ़ा ने बहुत ज़्यादती की हमारे साथ, तो इसलिए इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अभी हम 1-2 हमारी स्ट्राइक्स भी होंगी, महंगाई के ख़िलाफ़ भी, लोकल लेवल पे भी, फिर इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फ़ाइनल कॉल खान साहब लॉन्ग मार्च का देंगे। मैं तो समझता हूँ उससे पहले ही हुकूमत रैप अप हो जाएगी। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी इसी महीने में लॉन्ग मार्च का ऐलान है, लेकिन आप कह रहे हैं उससे पहले रैप अप हो जाएगी, यानी कि हुकूमत खुद भी सोच रही है कि इंतखाबात ही वाहिद हल है। और अगर हुकूमत ये सोच रही है तो जो सवाल मेरा था कि आगे PTI के पास रोड मैप क्या है? इंतखाबात फौरी तो नहीं होंगे, जब भी इंतखाबात होते हैं उसके बाद जो मईशत की सूरत हाल है वो भी आप लोगों के सामने है, तो कैसे लेके चलेगी PTI सारी चीज़ों को? देखें, पहली बात तो ये थी लॉन्ग मार्च के हवाले से कि पहले इनके पास एक ही तरीका था कि इनने जिस तरीके से जुल्म किया था गैसिंग, टेयर गैस पे और अरेस्ट पे और मारपीट पे पंजाब ने, अब पंजाब उनके पास है नहीं, तो रोकने का तरीका उनके लिए मतलब अगर हम चाहें तो हम पूरा इस्लामाबाद सीज कर लें, उसका पूरा रास्ता ही बंद कर दें। अच्छा, लेकिन जो रोड मैप आप बात कर रही हैं, देखें बड़ा ज़रूरी है कि मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत ज़्यादा देर चलेगी, चाहे इंटरम आए जब आए। लेकिन उस पीरियड में ना तो हमने सिर्फ अपने इलेक्शन कैंपेनिंग भी ठीक रखनी है, लेकिन उसके साथ साथ वो टीम्स भी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि खान साहब से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, PTI से एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा है कि वो समझते हैं कि जिस हालात में इकॉनमी है ये ओवरनाइट ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, ये बात हमने जहन में रखते हुए इस दफ़ा हमने टीम्स बिल्कुल सही तरीके से पहले से चुन के उनको अपना होमवर्क उनको कर देना चाहिए। जैसे कि अमेरिका में आप देखते हैं वो कुछ 60-70 डेज़ लगाते हैं अपना काम पहले करते हुए, अपनी टीम्स बनाते हुए। वो भी आई थिंक इस दफ़ा खान साहब को हमें फोकस करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा है और वो बहुत तकलीफ़ में है। तो जब उम्मीद भी बहुत ज़्यादा होती है, तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे आपको एक आप दिल आज़ारी भी बहुत जल्दी हो जाती है, आप बड़े मायूस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसको हमें एज रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस एंड रियलिस्टिक पॉलिटिशियंस हमने ये सोचना चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़े बुखारी साहब के ज़ाहिर इस बात का इदराक करती है कि एक बाहरी जिम्मेदारी होगी। ज़ाहिर इलेक्शन आते हैं, उसके बाद PTI अगर जीतती है तो फिर इस मुल्क को लेकर चलना जहां हम आज खड़े हैं, इस मुश्किलात से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इस बात का इदराक होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और आज चिकवाल में PTI पावर शो कर रही है, ज़रा इस पावर शो की, इस जलसे की सूरत हाल जान लेते हैं। पहले जाहिद फारूक हमारे साथ हैं। जाहिद, मुझे बताइएगा, 5 बजे का वक्त दिया गया था इमरान खान के खिताब का, अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कब तक आएंगे इमरान खान जलसा का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामिया ग्राउंड चकवाल मौजूद हूँ।
बहुत बड़ी तादाद जो है शुरका की यहाँ पर मौजूद है। 100% से ज़ायद भी जो इनक्लोजर था ख़वातीन का वो मुकम्मल तौर पर बुक हो चुका है। वहाँ पे अब कोई गुंजाइश नहीं है और ख़वातीन और बच्चे जो हैं अब जनरल इनक्लोजर की तरफ रुख कर रहे हैं। एक इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे ख़वातीन की जो तादाद है वो पहुँची है। खातून अरकान असम्बली यहाँ से वो भी यहाँ पे उनका जोश जज्बा दिलाने के लिए मौजूद है, जबकि यहाँ से जितने अरकान असम्बली हैं वो भी पहुँच चुके हैं इस वक्त स्टेज पर। और ये भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान चकवाल पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही देर में उनके जो हेलीकॉप्टर है वो बेस के ऊपर लैंड हो चुका है और वो रवाना है काफिला उनका इस्लामिया ग्राउंड के पंडाल के अंदर, जहाँ पर सुबह से ही शुरका की एक बड़ी तादाद कल रात भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में शुरका की यहाँ पर मौजूद है, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हर नौजवान, हर किस्म के लोग जो है हर तबका ज़िंदगीदार शोबा ज़िंदगी से शुरका यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त मेले का साथ समय है, जो जश्न का समय आप कह रहे हैं, बल्कि अभी तक तो खान साहब आए भी नहीं है, लेकिन लोग बड़े पुरजोर। आपसे हम गाय बगाए अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो दीगर इशूज़ पर भी डिस्कशन आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। लेकिन ज़ाहिर है जो सूरत हाल है मुल्क की उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पे कराची की। जो कराची में हम देख रहे हैं कि कराची के क्राइम में एकदम से इजाफा हो गया है और आए दिन लोग सड़कों में, गलियों में, घर के बाहर लुट रहे हैं। गन पॉइंट पर उनसे लोगों से अशिया ले ली जाती हैं, हत्ता कि मज़ाहिमत पर कत्ल की वारदातें बढ़ गई हैं। तो रवा माह के जो 12 दिन में उनमें 12 शहरी डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल किए जा चुके हैं। और ज़ाहिर स्ट्रीट क्राइम जो बड़े हैं इसमें सारी कारकर्दगी पुलिस के सामने आ गई है कि किस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं। हमारी आधे से ज़्यादा जो पुलिस की नफरी है वो लगी होती है प्रोटोकॉल में, सियासी प्रोटोकॉल में। और अफसोस की बात यह है कि इस पर किसी किस्म के कोई इंतजाम नज़र नहीं आते। लेकिन जो अभी मैं बात कर रही थी कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स, तो उस पर हम ज़रा बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, अख्तर गोरचवानी साहब हैं, फॉर्मर IG पुलिस सिंध। बहुत शुक्रिया आपका अख्तर हसन साहब। ये मुझे बताइएगा कि जो सूरत हाल आजकल कराची में हम देख रहे हैं कि अचानक से इतना ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि मज़ाहिमत पर लोगों को मारा जा रहा है और जिस तरीके से मारा जा रहा है और बग़ैर डर और खौफ के, ये बड़ा अलार्मिंग है। सबसे बड़ी इसमें निग्लिजेंसी आप किसकी समझते हैं? देखिए, ये आउटबर्स्ट जो है वो अचानक नहीं है, ये तो पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है और ये बल्कि इसमें वायलेंस भी शामिल हो गई। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त कराची पुलिस चीफ को जैसे वार फुटिंग्स पे नहीं कोई काम करना, इस तरह से इनको अब करना होगा। पहला काम तो ये है कि ये जो साइंटिफिक एड्स हैं, जैसे CCTV कैमरा, इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं, उनको उनकी इस्तेदाद आनी चाहिए। हम करते हैं 300-400, 800, 1200, 2000 कैमरे लगाते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है उनमें से आधे से ज्यादा नाकारा है, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, उनका देखभाल नहीं होती। और दूसरा कि कराची एक ऐसा समंदर है जहाँ से हर दरिया और नहर का पानी आगे गिरता है। कोई बलूचिस्तान से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई अंदरून सिंध से आ रहा है। तो यहाँ मतलब जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है उस पर जोर देना चाहिए और हर मोहल्ले और लोकेलिटी में आपको अपने मतलब एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बिछाना होगा। कौन से आ रहे हैं, कौन से क्रिमिनल एलिमेंट आ रहा है, उन पे नजर रखने के लिए। जैसे पुराने जमाने में एक होता था डिटेक्टिव फुट कांस्टेबल्स होते थे, वो घूम घाम के होटलों पे बैठ के इधर उधर लोगों से वो इंटेलिजेंस कलेक्शन करते थे कि किस लोकेलिटी में किस तरह के लोग, आजकल कोई नए लोग आए हुए हैं या कोई क्रिमिनल एलिमेंट आ गया है। तो इसके अलावा जो हाउसिंग कॉलोनीज हैं उनमें भी सिक्योरिटी से थोड़ा पुलिस को एक्टिवेट कराना चाहिए। जैसे चौकीदार तो हर जगह होते हैं,
तो उनको स्ट्रीमलाइन करें, इस तरह की चीजें करने की अख्तर साहब, आपको लगता है कि बात इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है? आप अगर ये देखें कि जो ये मुल्जिमान हैं, ये ना ही इन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए होते हैं, ना इनको किसी बात का कोई डर और खौफ होता है, और ख़ास तौर पे अगर इनकी मैं बात करूं, जो इनका गोली चलाने का अंदाज़ है, ऐसा लगता है कोई माहिर ट्रेनर्स हैं ये, कि जिस तरीके से गोली चलाते हैं और जिस तरीके से लोगों को मारते फिर रहे हैं। सिक्योरिटी कैमरास की तो आपने बात की, इस पर तो पैसे भी लिए जा चुके, बजट भी अप्रूव हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। अभी शाहीन फोर्स का आपने नाम सुना होगा, जिसका ऐलान किया गया कि जी शाहीन फोर्स है, जो कि पुलिस बाइक्स पर होगी, ताकि बाइक्स पर मुल्ज़िमान का पीछा किया जा सके। आपको लगता है कि ये पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं, ये कुछ कारआमद होंगी? ये ठीक है, मतलब पेट्रोलिंग से ये शाहीन फोर्स हो गई या एलीट फोर्स हो गई, इससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा आपको जो करना होगा वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके करना होगा। जो लोकेलिटीज हैं उनको, उनके अंदर सिस्टम बेहतर बनाया जाए सर्वेलेंस का, और सीसीटीवी कैमरास तो है, लेकिन उनके जो मतलब फेशियल आइडेंटिफिकेशन का एक सिस्टम है नादरा के साथ, वो नहीं, आपके पास फुटेज तो आ गई, लेकिन आप उसको पहचान ही नहीं सक रहे, दूर से बंदा इतनी ब्लर्ड सा विजन होता है। तो वो थोड़ा सा चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है, और थोड़ा मतलब कराची पुलिस चीफ को और आईजी को जरा मतलब अब जरा सख्ती से और वार फुटिंग्स पे बैठ के इस तरफ तवज्जो देनी होगी। आप सही कह रहे हैं अख्तर साहब, लेकिन लगता है ये हमारी पुलिस की कोई तवज्जो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। और तौर पे जो होना चाहिए वो होता नहीं है, और बड़े आराम से लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों की जानें ली जा रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कोई लावारिस शहर है और इसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।